नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 34। पहला प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। नेपाल के वाणिज्य मंत्री दामोदर भंडारी ने भ्रिकुटी मंडप में 10वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की के प्रतिभागियों के साथ 120 मंडप शामिल थे। चीन ने सर्वाधिक 40 स्टॉल लगाए थे। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस टू गार्ड द अपकमिंग अमरनाथ यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन शिवा। सुरक्षा बल कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू करने जा रही है। ऑपरेशन शिवा जम्मू और कश्मीर में वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए एक बहु एजेंसी सुरक्षा पहल है। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच किया जा रहा है। मॉस्को रूस में 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India at the 80th Victory Day celebration in Moscow, Russia? The right answer is option number A, संजय सेठ। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय सेठ ने 9 मई को मॉस्को रूस में 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले इसमें शामिल होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी घटना के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके और इसके बदले संजय सेठ को भेजा गया। अपनी यात्रा के दौरान संजय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की। किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 में भाग लिया? विच इंडियन नेवल शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल मेरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एशिया 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, INS किल्टन। INS किल्टन चांगी प्रदर्शनी केंद्र में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख नौसेना और रक्षा कार्यक्रम है। यह 1997 से हर 2 साल में सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। इसमें 2009 में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन भी शामिल है। भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन केलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन केलर लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान। सेना ने कश्मीर के शोपियां जिले के केल्लर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित समूह लश्कर ए तोयबा से जुड़े 3 कश्मीरी आतंकवादियों को मार गिराया। राष्ट्रीय राइफल से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने शोपियां के घने जंगल वाले शोकल केल्लर इलाके में ऑपरेशन केल्लर शुरू किया। राष्ट्रीय राइफल्स भारत में एक आतंकवाद विरोधी बल है जिसका गठन 1990 में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए किया गया था। शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द शक्ति स्कीम एम्ड एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत इकाइयों को पारदर्शी कोयला आवंटन सुनिश्चित करना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति यानी भारत में कोयला का पारदर्शी तरीके से दोहन और आवंटन करने की योजना नीति को मंजूरी दे दी है। कोयला मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई शक्ति नीति बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटित करने का एक पारदर्शी तरीका है। इसका उद्देश्य क्या है? आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देते हुए और आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करते हुए क्षेत्र की गतिशील कोयला मांगों को संबोधित करना। यदि आपको 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैली प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट।
एंड दैट्स एमपीएन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है ये, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है, और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज़ ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर 7 मई को नई दिल्ली में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम 2.0 की मेजबानी की। इस समिट का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत की वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना था। हेसरघट्टा घास का मैदान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हेसरघट्टा ग्रासलैंड लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घास के मैदान संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। यह कर्नाटक में बेंगलुरु के पास हेसरघट्टा झील के आसपास स्थित है और बेंगलुरु क्षेत्र में घास के मैदानों का अंतिम बचा हुआ निवास स्थान है। घास के मैदान या खुले क्षेत्र घास से भरे होते हैं और गर्म शुष्क जलवायु की विशेषता रखते हैं। ये दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से वितरित स्थलीय बायोम में से एक है। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of Jyoti initiative launched by the Kerala government? The right answer is option number B. प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए ज्योति नामक एक नई पहल शुरू की है। यह योजना बार बार स्थानांतरण और स्कूलों तक पहुंच की कमी के कारण प्रवासी बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली शैक्षिक हाशिए की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु रॉय। लेखक और शिक्षाविद हिमांशु रॉय द्वारा लिखी
पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक नई किताब प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत के सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक संस्थान प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के विकास और बढ़ते प्रभाव की विस्तृत चर्चा की गई है। 15 अप्रैल को रूपा द्वारा प्रकाशित 192 पृष्ठ की हार्डबैक किताब भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक पीएमओ के संचालन, ऐतिहासिक और राजनीतिक आयामों पर गहराई से प्रकाश डालती है। स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डीपीआईआईटी ने किसके साथ समझौता किया है? विद whom has DPIIT signed a deal to empower startups, MSMEs and entrepreneurs? The right answer is option number B. हाफेल इंडिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी ने नई दिल्ली में हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाकर भारत के विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। कौन सा भारतीय राज्य दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान है? विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इसका आयोजन 10 मई से अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने हिस्सा लिया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके विजेता कौन बने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में किस शहर को शामिल किया गया है? विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड। केरल का यह शहर है। कोझिकोड निगम की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी GNAFCC की सदस्यता के रूप में एक और वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भूटान की डीजीपीसी ने किस भारतीय कंपनी के साथ जल विद्युत विस्तार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भूटान्स डीजीपीसी साइंड अ हाइड्रो पावर एक्सपेंशन MOU विद विच इंडियन कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रुप। भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन यानी डीजीपीसी और भारत के अडानी समूह ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर थिम्पू में डीजीपीसी के MD दासो छेवांग रिंजिन और अडानी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के COO नरेश तेलुगु ने हस्ताक्षर किए। INS तमाल किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? INS तमाल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फ्रिगेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रिवाक 3 वर्ग। भारतीय नौसेना को रूस से उन्नत स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल मिलने ही वाला है। तमाल एक स्टील्थ युद्धपोत है जिसे 2016 के भारत रूस सौदे के तहत बनाया गया है, जिसमें 2 जहाज रूस में और 2 भारत में बनाए गए हैं। INS तमाल इस बैच में दूसरा रूसी फ्रिगेट है जो INS तुसील दिसंबर 2024 में कमीशन किया गया था, जिसे के बाद है। यह एक उन्नत क्रिवाक 3 वर्ग का युद्धपोत है जिसे 4 स्टील्थ फ्रिगेट के लिए $2.5 बिलियन के भारत रूस रक्षा सौदे के तहत बनाया गया है। भारत ने किन शहरों में अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है? इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स इन विच सिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नोएडा और बेंगलुरु। इन केंद्रों की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जिससे भारत अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन पर काम करने वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। यह पहल डिजाइन, निर्माण, ATM यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला समर्थन सहित एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की व्यापक सरकारी योजना का हिस्सा है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक।
इस अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सार्वजनिक घुसपैठ ने संरक्षणवादियों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिससे क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए खतरे उजागर हुए हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के बफर क्षेत्र यानी 10 किलोमीटर तक हैं, जिन्हें हानिकारक मानवीय गतिविधियों को कम करने के लिए घोषित किया गया है और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह जो अभयारण्य है कर्नाटक के बेलगाम जिले में गोवा सीमा के पास स्थित है। यह पश्चिमी घाटों में फैला है और दिसंबर 2011 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम भीमगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने पुर्तगाली सेनाओं से बचाव के लिए बनाया था। किस रक्षा PSU ने भारतीय नौसेना के लिए पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अनारला विकसित किया? Which defense PSU developed the INS Anarla, the first Indian submarine warfare shallow water craft for the Indian Navy? The right answer is option number B, GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने भारतीय नौसेना को 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज़ों में से पहला INS अनारला सौंपा है। ये जहाज़ तटीय निगरानी और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिन्हें LNT कठपुल्ली के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें 88% स्वदेशी सामग्री यूज की गई है। IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? IXPE इज ए ज्वाइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस एजेंसीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ISA। नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेटर एक्सप्लोरर यानी IXPE ने हाल ही में ब्लैक होल जेट में एक्सरे उत्सर्जन के पीछे के रहस्य को सुलझाया है। IXPE को 9 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह एक्सरे प्रकाश के ध्रुवीकरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया पहला उपग्रह है, जो वैज्ञानिकों को चरम ब्रह्मांडीय वातावरण का अध्ययन करने में मदद करता है। मिशन ने ब्लेजर्स पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है, जिसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो पृथ्वी की ओर लक्षित कणों के एक शक्तिशाली जेट को बाहर निकालता है। किस देश ने सैन्य अभियान गिदोन के रथ शुरू किया है? Which country launched the military operation Gideon's Chariots? The right answer is option number A, इजराइल। इजराइल ने हमास पर बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव बनाने के लिए गाजा में ऑपरेशन गिदोस चैरियट्स शुरू किया है। यह ऑपरेशन विफल वार्ता और वैश्विक मानवीय चिंताओं के बीच तीव्र हमलों के बाद किया गया है। यह क्या है? गाजा पट्टी में इजराइल रक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया एक बड़े पैमाने पर सैन्य हमला है। यह संघर्ष में नए सिरे से वृद्धि को दर्शाता है, खास करके दोहा में युद्ध विराम वार्ता के टूटने के बाद। स्कैल्प मिसाइल यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? स्कैल्प मिसाइल इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय UK एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, फ्रांस। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए हाल ही में भारतीय राफेल लड़ाकू जेट से स्कैल्प मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। स्कैल्प का मतलब है सिस्टम डे क्रोइसियर ऑटोनोम ए लॉन्ग पोर्टे, जिसका फ्रेंच में अर्थ है लंबी दूरी की स्वायत्त क्रूज मिसाइल प्रणाली। इसे यूनाइटेड किंगडम में स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। स्कैल्प एक हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी के गहरे हमले वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पारंपरिक विस्फोटक ले जाता है और उच्च मूल्य वाले निश्चित या अस्थिर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाता है। जेनु कुरुबा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द जेनु कुरुबा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, कर्नाटक। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में जेनु कुरुबा परिवारों ने लंबे इंतजार के बाद नागरहोल नेशनल पार्क के अंदर अपने पुश्तैनी घरों में फिर से रहना शुरू कर दिया है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के रूप में सूचीबद्ध है और ये मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिलों में रहते हैं। जेनु कुरुबा का नाम कन्नड़ से आया है, जहां जेनु का अर्थ शहद है, जो शहद संग्रह और जंगल से शहद इकट्ठा करने के इनके पारंपरिक काम को दर्शाता है। हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? द हारोप ड्रोन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इजराइल। हारोप ड्रोन एक घूमने वाला हथियार है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के MBT मिसाइल डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है।
हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था। हारोप ड्रोन खतरों की तलाश करते हुए लक्ष्य क्षेत्रों पर 9 घंटे तक मंडरा सकते हैं। वे इनबिल्ट विस्फोटक पेलोड के साथ लक्ष्यों को टक्कर मारकर इन्हें नष्ट कर देते हैं। ये ड्रोन नियमित मानव रहित हवाई वाहनों के विपरीत निगरानी और हमला दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। ये दुश्मन की संपत्तियों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करते हैं। यह ड्रोन स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन मानव ऑपरेटरों को अंतिम हमलों की अनुमति देते हैं। इनमें बीच हवा में मिशन को रद्द करने और अनपेक्षित क्षति को रोकने के लिए निरस्त करने की सुविधाएं भी शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहन विनिर्माण में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय बायो एनर्जी, बायोफ्यूल्स, बायोमास BBB शिखर सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन पर एक्सपो में इस बात पर प्रकाश डाला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। विभिन्न प्रकार के वाहनों की बढ़ती मांग जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ा रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईंधन के आयात को कम करने और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में ऊर्जा के लिए देश के बायोमास संसाधनों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? द ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र ने 2024 में लगभग 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित किया। अकेले तेल और गैस सुविधाओं ने 80 मिलियन टन से अधिक का योगदान दिया है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो औद्योगिक क्रांति के बाद से लगभग 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में इसका वर्तमान स्तर पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 2.5 गुना अधिक है और अन्य गैसों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। मीथेन के मुख्य मानव स्रोत कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्र हैं। सोंगर ड्रोन किस देश द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है? सोंगर ड्रोन्स आर आर्म्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स डेवलप्ड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। हाल ही में पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक 36 स्थानों पर लगभग 300 से 400 सोंगर ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ड्रोन घुसपैठ का प्रयास किया। सोंगर ड्रोन तुर्की की रक्षा कंपनी असिसगार्ड द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है। ये तुर्की के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित सशस्त्र ड्रोन हैं जिन्हें सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। सोंगर ड्रोन को पहली बार अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था और सफल परीक्षण के बाद फरवरी 2020 में तुर्की सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में की गई तैनाती सीमा पार ड्रोन गतिविधि में गंभीर वृद्धि को दर्शाती है, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। भारत ने कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के कई द्वार खोले हैं क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है। चिनाब नदी, जिसका अर्थ है चंद्रमा नदी, सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में तांडी में चंद्रा और भागा धाराओं के संगम से निकलती है। अपने ऊपरी हिस्सों में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, शिवालिक रेंज और छोटे हिमालय के बीच से गुजरती है, फिर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान में बदल जाती है, त्रिमू के पास झेलम नदी में मिलती है और बाद में सतलुज नदी में मिल जाती है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स किस देश द्वारा विकसित किया गया है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ताइवान की सेना ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स का पहला लाइव फायरिंग किया। यह एक हल्का और मोबाइल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह कई सटीक निर्देशित रॉकेट को जल्दी और सटीक रूप से लॉन्च कर सकता है। इसे लॉकहीड मार्टिन
कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक रक्षा और एरोस्पेस कंपनी है। हिमार्स को दुश्मन की तोपों, वायु रक्षा इकाइयों, ट्रकों, हल्के बख्तरबंद वाहनों और सेना या आपूर्ति क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में मानव पशु संघर्ष के एक मामले में इस वन्यजीव अभयारण्य के कवर्धा रेंज में तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते समय भालू के हमले में 4 लोग घायल हो गए। यह वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है और सतपुरा पहाड़ियों में मैकाल रेंज का हिस्सा है। इसका नाम पास के भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह अभयारण्य लगभग 352 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2 प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कान्हा अचानकमार कॉरिडोर के भीतर स्थित है। फैन और संकरी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस राज्य ने 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड्स 2025 जीते हैं? विच स्टेट हैज़ वन 3 फॉर्चूना ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड्स 2025 इंडिया एडिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड्स 2025 भारत संस्करण जीते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।